हेलो एवरीवन, बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। हर एंटरप्रेन्योर ये चाहता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। तो इसलिए हम प्रॉफिट की कुछ थ्योरी पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट के अलग अलग कंसेप्ट, कितने टाइप का प्रॉफिट होता है और इसकी थ्योरी जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दी है। सबसे पहले तो प्रॉफिट बेसिकली होता क्या है? जो किसी भी बिजनेस की जो रिवेन्यू होती है, उस रिवेन्यू में से जब एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया जाता है तो बिजनेस के पास एक उसकी अर्निंग होती है, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। बेसिकली अगर देखें तो यानी कि जितने बिजनेस के टोटल एक्सपेंडिचर हैं एक स्पेसिफिक पीरियड में और उसकी जो टोटल रेवेन्यू है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस के एक्सेस में जो उसकी रेवेन्यू होती है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट का क्या मतलब है? यानी कि जो भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस में क्या हो सकता है? जैसे कैपिटल है, अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो उसने बिजनेस ने कोई कैपिटल रेज करी होगी, उस कैपिटल के ऊपर उसको एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जो उसमें जहाँ पे वो बिज़नेस सेटअप है उसके लिए लैंड चाहिए, लैंड के लिए जो रेंट देना पड़ता है और उसके अंदर जो लेबर या वर्क फोर्स जो काम कर रही है उसको वेजेस या सैलरी पे करते हैं। तो ये सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं और बिजनेस ने जो टोटल एक फिक्स पीरियड में जो टोटल अर्न किया है उसमें से जब हम एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो वो प्रॉफिट आ जाता है। अब प्रॉफिट के अलग अलग कंसेप्ट है। जैसे हम देखते हैं कि बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। तो इसके लिए दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, एक होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट और सेकंड है अकाउंटिंग प्रॉफिट। हम देखते हैं जैसे अगर कोई भी हम बिज़नेस करें तो उसके अंदर जो कॉस्ट होती है वो दो टाइप की हो सकती है। एक तो होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है वो जो बिज़नेस को बाहर कहीं पे करनी पड़ती है। बिज़नेस ने कोई सर्विसेज ली हैं या जैसे गुड्स लिए हैं या उसने बाहर से कोई लैंड ली है, कैपिटल रेज करी है, तो उसके लिए जो उसको पेमेंट करनी पड़ती है बाहर आउटसाइडर को, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो बिज़नेस के पास खुद की कोई प्रॉपर्टी है और वो अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, उसके लिए उसको बाहर तो कोई कॉस्ट नहीं देनी, लेकिन अगर एक्चुअली में हम देखें तो उसके लिए उसको एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेज करनी पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है। तो कंपनी की जितनी भी रेवेन्यू है, जब हम उस रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, यानी कि वो कॉस्ट जो बिज़नेस ने किसी आउटसाइडर पार्टी को पे करी है, यानी कि वो बिज़नेस के पास वो फंड जो बाहर कहीं गए हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगर हम टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में हम कंसिडर करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट को। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में मेनली हमारे वो एक्सपेंसेस आते हैं, कैश पेमेंट, जो हमने आउटसाइडर ऑर्गेनाइजेशन को पे करे हैं। इसमें क्या क्या है? जैसे हमने लैंड के लिए किसी को रेंट पे किया है, लेबर के लिए लेबर को कोई बेसिस वगैरह पे करी हैं, प्लांट पे अगर हमें कोई आउटसाइडर को पेमेंट करी है, एडवर्टीज़मेंट के लिए जो मशीनरी परचेज़ करी है उसके लिए। तो यानी कि आउटसाइडर को जो भी पेमेंट करी है, जब हम अपनी रेवेन्यू में से उसको माइनस कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये फॉर्मूला है अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यानी कि रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर देंगे। अब इसमें क्या क्या लेंगे हम? सबसे पहले डब्ल्यू यानी कि वेजेस और सैलरी, यानी कि लेबर को हमने जितने भी वेजेस या फिर सैलरी पे करी है। सेकंड रेंट, यानी कि हमने जो लैंड हायर करी है जिसके ऊपर हमने अपना बिजनेस सेटअप करा है, उसके लिए जो हमने रेंट पे किया है किसी भी आउटसाइडर ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद इंटरेस्ट, यानी कि अगर हमने कोई कैपिटल रेज करी है आउटसाइडर पार्टी से और उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि जो हमने रॉ मटेरियल परचेज करा है बाहर से सप्लायर से, वो भी हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट का पार्ट है। तो जब हम अपनी टोटल रेवेन्यू में से ये वाली कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाएगा।
उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट की। अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या था कि जब हमने टोटल अपने रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस कर दी थी तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गई थी। अब अगर हम अकाउंटिंग प्रॉफिट में से वो कॉस्ट माइनस कर दे जो हमने बाहर किसी पार्टी को पे नहीं करी, लेकिन एक्चुअली में हम देखें तो वो हमारी कॉस्ट आई है, जैसे कि इम्प्लिसिट कॉस्ट हम बोलते हैं। यानी कि हमारे एंटरप्रेन्योर के खुद के कोई रिसोर्सेज थे, उसने अपने रिसोर्सेज यूज़ करे हैं, तो उसके लिए भी उसकी जो कॉस्ट आई है उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर ने जो अपनी खुद की एसेट लगाई हैं, अगर वो उनको बाहर कहीं रेंट पे देता है या और उनका कोई और यूज़ करता तो वो उन एसेट से कोई अर्निंग कर सकता था। तो यानी कि उसकी जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की जो कॉस्ट आई है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो जब हम अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में से इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे इकोनॉमिक प्रॉफिट आएंगे। या फिर हम ये बोल दें कि जो हमारी टोटल रेवेन्यू है उसमें से हम हमारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी माइनस कर रहे हैं और इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी माइनस कर रहे हैं, तो हमारे इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाएंगे। तो यानी कि इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट तो सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंसिडर करता था, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉफिट इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी कंसिडर करके चलता है। तो अगर हम देखें तो इकोनॉमिक प्रॉफिट एक्यूरेट है, क्योंकि ये उस एक्सपेंस को भी कंसिडर करा है जो कि एंटरप्रेन्योर ने अपने खुद के रिसोर्सेज पे करी है। यानी कि जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की जो कॉस्ट बियर करी है उसको भी ये कंसिडर करके चलता है। इसमें हम मतलब एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर की खुद की लैंड थी, उसने लैंड बाहर से कहीं से हायर नहीं की, तो अपनी लैंड के ऊपर अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी कि अगर वो उस लैंड को बाहर कहीं रेंट पे देता तो उससे उसको कुछ इनकम आती, तो उस इनकम के इक्वल हम बोल देते कि हमारी इतनी इम्प्लिसिट कॉस्ट आई है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम अपने टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी और इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी, तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाएंगे। और इकोनॉमिक प्रॉफिट को हम प्योर प्रॉफिट भी बोलते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारी अकाउंटिंग प्रॉफिट थे उसमें से हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस कर देंगे, यानी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस कर देंगे। क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट में हमने ऑलरेडी टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर दिया था पहले से ही, अब हमने इम्प्लिसिट कॉस्ट और माइनस कर दी, तो हमारा प्योर प्रॉफिट आ गया, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉफिट। उसके बाद प्रॉफिट की कुछ थ्योरी हैं, जैसे अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने जो थ्योरी दी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए कि भी प्रॉफिट क्या होता है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है वोकर थ्योरी। अब वोकर थ्योरी में क्या बोला गया है कि प्रॉफिट एज अ रेंट ऑफ एबिलिटी, यानी कि जो प्रॉफिट है वो हमारे अंदर मतलब एंटरप्रेन्योर के अंदर कोई एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है जो कि बाकी के अंदर नहीं है, यानी कि एक्सेप्शनल एबिलिटी है एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, और वो अपनी एबिलिटी से जो अर्न कर रहा है, यानी कि उस एबिलिटी का बेनिफिट उठा के वो जो अर्निंग कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। यानी कि जो उसके अंदर एबिलिटी है उसके लिए उसको एक रेंट मिल रहा है, तो उसको हम प्रॉफिट कंसिडर करते हैं। तो प्रॉफिट यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं, जो अर्निंग ऑफ लिस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर है उनका डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं। यानी कि एक तो एंटरप्रेन्योर दो टाइप की होगी, एक है जो मोस्ट एफिशिएंट है अपने काम में और एक है जो लीस्ट एफिशिएंट है। तो जब हम उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हम बोलेंगे ये एक रेंट है जो कि एबिलिटी का है, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर वो एबिलिटी मतलब मैक्सिमम है और एक के अंदर मिनिमम है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम प्रॉफिट कंसिडर करते हैं। तो ये प्रॉफिट जो है, अब हर एंटरप्रेन्योर की अलग अलग एबिलिटी होती है तो सबके अलग अलग प्रॉफिट होंगे, ऐसा वोकर थ्योरी के अंदर हम बोलते हैं। उसके बाद सेकंड हमारी आती है क्लार्क डायनेमिक थ्योरी। अब ये बोलती है कि जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो इकोनॉमिक, जो हमारा प्रॉफिट है वो डायनेमिक इकोनॉमी के अंदर अराइज होता है। यानी कि जैसे हमारी इकोनॉमी है दो टाइप की हो सकती है, एक तो स्टैटिक इकोनॉमी, एक डायनेमिक। स्टैटिक मतलब हमारा सब कुछ स्टेबल चल रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हमारी इकोनॉमी में। और सेकंड टाइप हो सकता है डायनेमिक, यानी कि हमारी इकोनॉमी में चेंज हो रहे हैं टाइम टू टाइम। तो क्लैर्क डायनेमिक थ्योरी बोलती है कि अगर डायनेमिक इकोनॉमी है हमारी तो हमारे प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अलग अलग अगर चेंज हो रहे हैं हमारी इकोनॉमी में तो एक एंटरप्रेन्योर के पास ये ऑप्शन होते हैं कि वो उन चेंजेस का फ़ायदा उठा सकता है।
तो ये बोलता है कि अगर हमारी इकोनॉमी डायनामिक है तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, और प्रॉफिट स्टैटिक इकोनॉमी में एक एंटरप्रेन्योर को उतने प्रॉफिट नहीं होते जितने कि वो डायनेमिक इकोनॉमी से अचीव कर सकता है। यानी कि उसको अलग अलग अगर टाइम पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वो उन अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा सकता है, और ये जब भी होगा जब हमारा एनवायरनमेंट डायनेमिक होएगा। और एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हमारी इकोनॉमी में कोई चेंज आ रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है, तो वो खुद को भी उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सके, ताकि एनवायरनमेंट के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो उनका बेनिफिट ले सके। जैसे कोई भी नई नई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सेल को एक्सपेंड कर सकता है, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। और अगर एंटरप्रेन्योर के अंदर एबिलिटी है तो वो इकोनॉमी में जो भी मान लो अगर कोई नेगेटिव चेंजेस भी चल रहे हैं तो वो उनको भी अपने अकॉर्डिंग ये सोच सकता है कि इसका कैसे बेनिफिट ले सकता है एक एंटरप्रेन्योर। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है होल रिस्क थ्योरी। ये थ्योरी बोलती है कि प्रॉफिट तभी होएगा अगर बिजनेस रिस्क टेक करता है तो, यानी कि प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग इन अ बिजनेस। यानी कि अगर कोई बिजनेस रिस्क ले रहा है तो अगर बिजनेस जितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है उसको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर बिजनेस रिस्क नहीं ले रहा है तो उसके प्रॉफिट के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इस थ्योरी में जो होल है वो मतलब ये कंसिडर करता है कि रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट ज़्यादा, लेकिन वो ऐसे मतलब इस साइड को नहीं लेके चलता। इसकी एक नेगेटिव साइड भी तो हो सकती है कि अगर रिस्क ज़्यादा है तो हो सकता है कि बिज़नेस को उससे लॉस होए, प्रॉफिट ना भी हो, तो इस साइड को ये कंसिडर नहीं करता। ये इसकी एक लिमिटेशन के अंदर आती है। जैसे कोई भी बिज़नेस हो वो उस अपने बिज़नेस के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करता है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं मेनली, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो जो एंटरप्रेन्योर है वो लैंड यूज़ कर रहा है, लेबर यूज़ कर रहा है और कैपिटल यूज़ कर रहा है। अब इसके अंदर अगर वो रिस्क टेकर है तो उससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट होंगे, लेकिन अगर वो रिस्क नहीं ले रहा तो उसको सिर्फ लिमिटेड प्रॉफिट होगा, जो कि उससे लैंड, लेबर, कैपिटल से जितना प्रॉफिट हो सकता है, जो गारंटेड प्रॉफिट है सिर्फ वही होएगा। लेकिन अगर वो रिस्क ले रहा है तो वो इनसे ज़्यादा ऊपर कुछ अर्न कर सकता है। उसके बाद आती है कनाइट थ्योरी। ये बोलते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो अनसर्टेनिटी से होता है। अब जो पहले वाली थी होल रिस्क थ्योरी वो बोल रहे थे कि रिस्क जितना ज़्यादा रिस्क होगा तो प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे रिस्क को 2 टाइप से डिवाइड करा गया है। फर्स्ट तो है कैलकुलेटेड रिस्क, सेकंड है अनकैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क वो है जो हम पहले से अज्यूम कर सकते हैं कि भी हमारे बिजनेस में इतना रिस्क है, लेकिन कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो हमने पहले से अज्यूम नहीं करे थे लेकिन वो एकदम से रिस्क हो सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी, जिसके बारे में हम पहले से कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते और ना ही उनके लिए कोई हम जैसे कैलकुलेबल रिस्क जो है उसके लिए एक एंटरप्रेन्योर पहले से इंश्योरेंस करा सकता है, और उस इंश्योरेंस से अगर इन फ्यूचर कोई रिस्क होता है तो वो इंश्योरेंस से उस रिस्क को कवर कर सकता है। लेकिन जो नॉन कैलकुलेबल रिस्क हैं तो वो पहले से उनको कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो वो उसका इंश्योरेंस भी नहीं करा सकता। तो ये थ्योरी बोलती है कि जो नॉन कैलकुलेबल जो रिस्क है उसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी, और अगर अनसर्टेनिटी है तो वहीं से कोई एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट रेज कर सकता है। तो इस थ्योरी में ये बोला है कि प्रॉफिट जो है अनसर्टेनिटी की वजह से होता है, क्योंकि अगर कोई रिस्क ऐसा है जो कैलकुलेबल है तो उसके लिए तो हम इंश्योरेंस के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं कि अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा है तो उससे हम कंपनसेट कर लेंगे उस रिस्क को। लेकिन जो रिस्क हमने पहले से कैलकुलेट ही नहीं करा था, अनसर्टेनिटी की वजह से अगर हमें कोई लॉस हो रहा है, अगर एंटरप्रेन्योर उसको भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहा है अपनी एबिलिटी को यूज़ करके, तो उसको हम तो वो अपना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो वही ये अनसर्टेनिटी ब्यूरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट के अंदर आता है। उसके बाद है स्कैम्पेटर इनोवेशन थ्योरी। इसमें बोलते हैं कि प्रॉफिट एज रिवार्ड ऑफ इनोवेशन, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर जितनी इनोवेशन की जितनी भी क्वालिटी हैं वो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट अर्न करेगा। यानी कि अगर एक एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव है, वो टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज कर रहा है, अपने बिजनेस में चेंज लेके आ रहा है, इनोवेशन लेके आ रहा है, तो वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकता है। जैसे कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कर रहा है, मार्केट में जो डिमांड है लेटेस्ट प्रोडक्ट की
अगर वो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रहा है जो मार्केट में करंट में जो डिमांड चल रही है, यानी कि वो टाइम टू टाइम अपने आप को इनोवेट कर रहा है, प्रोडक्शन के लिए वो अलग अलग मेथड को यूज़ कर रहा है, नए मेथड जो हैं उनको यूज़ कर रहा है, रॉ मटेरियल के नए सोर्सेज को यूज़ करा है, यानी कि अगर वो इनोवेशन लेके आ रहा है अपने बिजनेस में तो वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है, क्योंकि इनोवेशन से वो अपनी कॉस्ट को कम कर सकता है और प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकता है। उसके बाद है प्रॉफिट एज सोर्स ऑफ मोनोपोली, यानी कि अगर एक एंटरप्रेन्योर की मोनोपोली है मार्केट के अंदर तो वो वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। मोनोपोली क्या होती है कि जब यानी कि एक मार्केट में सिर्फ एक सिंगल सेलर है उस प्रोडक्ट का जो एंटरप्रेन्योर बना रहा है, यानी कि उसके अलावा मार्केट में और कोई भी पर्सन नहीं है, ऐसा एंटरप्रेन्योर नहीं है जो सेम प्रोडक्ट बना रहा हो, यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने वाला सिर्फ एक सिंगल सेलर है, तो एंटरप्रेन्योर वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। क्योंकि अगर एक ही सेलर है तो वो जितने मर्जी प्राइस चार्ज कर सकता है मार्केट से, और इसमें मोनोपोली में चांसेस भी कम होते हैं कि और कोई कॉम्पिटिटर आए। तो यानी कि अगर एक बिज़नेस के पास किसी प्रोडक्ट की मोनोपोली है तो वहाँ से प्रॉफिट अर्न ज़्यादा कर सकता है। तो मोनोपोली को हम बोलते हैं द डोमिनेशन ऑफ अ मार्केट बाय ए सिंगल एंटिटी, यानी कि जब एक सिंगल एंटिटी ने मार्केट को डोमिनेट कर रखा है, वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सेलर है उस गुड्स या सर्विसेज का, ना तो वहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर है और उस गुड्स की कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तो ये थ्योरी बोलती है कि प्रॉफिट तभी होएगा अगर मोनोपोली है तो। उसके बाद है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब किसी भी प्रॉफिट का मेन मोटिव होता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करे, लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ किसी एंटरप्रेन्योर का ये भी मोटिव होता है कि वो अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करे। वेल्थ मैक्सिमाइज का मतलब क्या है कि अगर जो कंपनी के जितने भी शेयर हैं उनकी शेयर की वैल्यू को इंक्रीज़ करे, ताकि जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, एक्चुअली में जो कंपनी के शेयर होल्डर है वही उनके ओनर होते हैं, तो अगर शेयर होल्डर को मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि कंपनी की वेल्थ अच्छी है, यानी कि वो अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज़ कर रही है। तो जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो यही ट्राई करता है कि वो शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज़ करे, उनको मैक्सिमम डिविडेंड दे, टाइम टू टाइम डिविडेंड दे और अच्छे रिटर्न दे अगर कंपनी शेयर होल्डर को, तो वो अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। अगर हम करंट सिचुएशन में देखें तो कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ज़्यादा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को प्रेफर करती है, और जो कंपनी की मैनेजमेंट टीम होती है उनका फोकस ये होता है कि जो उनके शेयर होल्डर है वो उनको मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न दे, क्योंकि जो शेयर होल्डर है वो एक रिस्क बियर कर रहे हैं अगर वो किसी कंपनी में शेयर परचेज कर रहे हैं तो जितना वो रिस्क बियर कर रहे हैं वो उनको इतना रिटर्न दे कि वो अपने रिस्क को कंपनसेट कर सकें।